Right, so we'll start with mechanical equilibrium today. इसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट सेशन में देखा था. तो बेसिकली आपको पता है, यू नो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आप सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जब भी एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, whenever unbalanced force acts on a body, उस केस में फोर्स इज नथिंग बट dp by dt. तो if unbalanced force acts on a body, then there is change in momentum of the body, rate of change of momentum. If there is no unbalanced force acting on the body, मतलब फोर्स अगर जीरो है तो dp by dt भी जीरो है. और हमको पता है कि डेरिवेटिव एक कांस्टेंट क्वांटिटी का ही जीरो हो सकता है, तो विच मींस दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट. क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी उसका डेरिवेटिव जीरो होगा. So as a consequence of Newton's second law of motion, we know that momentum is constant. Momentum of a body is constant if there is no unbalanced force acting on the body. This is what you know already. Momentum constant होने का मतलब ये भी है because momentum is mass into velocity. Mass तो वैसे भी constant होता है, मतलब velocity is also constant. If velocity is constant, मतलब acceleration is zero. Right? So such a body whose momentum is constant or velocity is constant or acceleration is zero, the body is said to be in mechanical equilibrium. इसका मतलब इतना ही होता है कि there is no net force acting on the body. बॉडी पे resultant force जीरो है. मैं बार बार बोल रहा हूँ no net force, इसका मतलब फोर्स है ही नहीं, ऐसा नहीं है. There is force, there may or may not be force. मान लो एक बॉडी है जिसपे फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो फोर्सेस आर एक्टिंग इन सच अ वे दैट दे कैंसल आउट ईच अदर. तो टोटल रिजल्टेंट इज जीरो. राइट? तो सच अ बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. एंड ऑफ कोर्स हमने ये भी देखा था कि नॉट नेसेसरी कि एक ही बॉडी है. हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है. We can have many particles and these particles together are making a system. तो ये एक system बन गया. So you can also say a body is said to be in mechanical equilibrium if there is zero resultant force acting on any part of the system. मतलब सिस्टम का कोई भी पार्ट हो, इट इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो या तो सिंगल बॉडी की भी बात कर सकते हो, या फिर आप एक सिस्टम लेके सिस्टम में किसी पार्ट में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज आल्सो बेसिकली इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. बहुत इजी है. कहीं कहीं पे सिंगल बॉडी होता है तो वी टॉक अबाउट सिंगल बॉडीज. कहीं कहीं पे यू हैव सिस्टम ऑफ मेनी बॉडीज, बहुत सारे पार्टिकल्स है एक साथ, उसको बोलते हो. इन दैट केस आपको ये बताना पड़ेगा कि इस सिस्टम के किसी भी पार्ट पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं है. सो रिजल्टेंट फोर्स एट और ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, विच मींस ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम हैव कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट मोमेंटम एंड जीरो एक्सेलरेशन. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हम इतना लिख लेते हैं, फिर हमको टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नो, हमको पता है एज अ कॉन्सिक्वेंस. तो सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट व्हाट डू वी नो इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय F equal to dp by dt. Then, as a consequence of Newton's second law of motion, consequence मतलब as a result, तो as a result भी लिख सकते हो, as a result of Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, momentum of a body is constant. Momentum of a body is constant. अब constant होगा if there is no net force. If
there is no unbalanced force acting on the system, no unbalanced force acting on the body. क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है फोर्स इक्वल टू 0 मतलब dp बाय dt इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि p इक्वल टू कांस्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। Such a system in which momentum is constant, or such a body whose momentum is constant, is said to be in mechanical equilibrium. So such a body whose momentum is constant is said to be in mechanical equilibrium. अब आगे of course you can define mechanical equilibrium as well in terms of number of particles. तो आप बोल सकते हो for a system of bodies or a single body, तो system of body मतलब उसमें बहुत सारे particles हैं, तो for a system of particles or a single body, what you can say is if the resultant force acting on the body or any part of the system is 0, then momentum is constant, which implies velocity is constant, which implies acceleration is 0. So for a body or system of bodies, if the resultant force acting on the body or on any part of the body or on any part of the body, then momentum is constant, which implies velocity is constant, which means acceleration is कितना 0. Also acceleration 0 का मतलब total force is 0. So also acceleration is 0 means summation of all the forces acting on the system is 0. So there is no net force. तो इतना ही है, easy है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे बहुत काम की चीज है, एंड यू नीड टू नो एवरी सिंगल थिंग। कहां से आया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन dp by dt। अगर फोर्स 0 तो dp by dt 0, dp by dt 0 तो p कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट तो a इज 0। तो विच मींस सारे के सारे फोर्सेस एड अप हो गए 0। देन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है व्हिच वी वांट टू सी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले यू नीड टू नो कि हम तीनों ही केस में अलग अलग सिचुएशंस में एक सेम बॉडी लेंगे, उसको रेस्ट पे रखेंगे, फिर हम रेस्ट से उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि रेस्ट पे होगा मतलब रेस्ट पे कब होता है ऑब्जेक्ट? व्हेन नेट फोर्स इज 0, मतलब इक्विलिब्रियम में पहले रखना पड़ेगा तीनों को। सो वी विल टेक 3 केसेस और तीनों के तीनों केस में वी विल कीप द बॉडी एट रेस्ट, सिर्फ उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं।
बाद में जाके दूसरे टाइप के भी इक्विलिब्रियम देखेंगे, जैसे कि यू विल सी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब टेम्परेचर हर जगह पे सेम होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, राइट। या फिर यू विल सी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, देन सच अ बॉडी इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के टाइप है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल आल्सो। तो टू अंडरस्टैंड ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम कौन कौन से, तो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल let us take three situations. Number one, A, B and C, ये तीन अलग अलग हमारे पास सिचुएशंस है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंटेंशनली इरेजिंग दिस पार्ट। पहला सिस्टम ऐसा है, देन यू हैव सिस्टम नंबर 2 समथिंग लाइक दिस। एक काम करते हैं, तीनों ही केस में हम इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। जस्ट अ मिनट। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे होगा तो वो रेस्ट पे होगा। दिस इज व्हाट इट मींस। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ऑब्जेक्ट, लेट अस टेक अ ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, और सेकेंड केस में यहाँ रखा है, और थर्ड केस में इसको यहाँ रखा। चाहे वो केस ए हो, चाहे वो केस बी हो, या फिर केस सी हो, इन ऑल थ्री केसेस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। रेस्ट पे कब होगा? व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तीनों ही केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 है। जैसे आप यू सिटिंग ऑन द बेंच, आप बेंच पे फोर्स लगा रहे हो, एक्शन उतना ही रिएक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई फोर्स आर बैलेंस्ड एंड यू कैन सिट, राइट। अब इन तीनों केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, व्हिच मींस ऑल थ्री केसेस शो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नाउ लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले समझ लेंगे। तीनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ये बॉल एक गड्ढे के अंदर है, तो हियर इट इज इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन। यहाँ पे ये एक हिल के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, तो इट इज इन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन। और यहाँ पे यू कैन नॉट से, बट यू कैन से कि इन दोनों के बीच में इसका एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को केस नंबर ए, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, so if I displace this object from its equilibrium position and release it, what do you expect will happen? It will come back to its equilibrium position. So the object will move towards its equilibrium position, and this type of equilibrium is called as stable equilibrium. मतलब the object was already at its most stable position, सबसे stable position है। Then what we do is, हमने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया तो इट स्टार्ट्स मूविंग अगेन टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कब होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इनिशियली, ओरिजिनली वाज इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ओरिजिनली ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, उस केस में जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हो, डिस्प्लेस करते हो, रिलीज कर देते हो, इट स्टार्ट्स मूविंग अगेन टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल ही है, लेकिन उसमें पहला टाइप स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इन केस बी
अगर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स स्टेबल, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन व्हाट हैपेंस इज ये गया, it will start moving further away from equilibrium position. And ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिनली इट वाज एट इट्स मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, एंड आपने थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, देन द ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन नहीं बोल सकते यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 3, केस नंबर 3 इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन पे रख दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वो वहीं पे रहेगा। फिर आप इसको चाहे तो जहां चाहो वहां रख दो, इट विल नॉट मूव एट ऑल, इट विल नॉट मूव अवे और टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों ऐसा? क्योंकि इस पूरे प्लेन पे आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, mgh। ये जो पूरा एक व्हाइट लाइन बता रहा हूं मैं, प्लेन बता रहा हूं, प्लेन सरफेस है यहाँ पे, इस पूरे के पूरे सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम। तो ऐसे केसेस में द ऑब्जेक्ट डजंट मूव एट ऑल, यू डिस्प्लेस इट एंड रिलीज इट, जहां था वहीं रहेगा, इट डजंट मूव एट ऑल। तो ऐसे केसेस में ऐसे इक्विलिब्रियम को आप बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेस एंड कीप इट एनीवेयर, वो वहीं पे रहेगा, राइट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के 3 केसेस, कौन कौन से 3? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम is the most stable position of the object, right? Is the most stable state. And if you release the object, if you first of all displace the object, object को आपने displace किया और छोड़ दिया, then the object tries to come back to its equilibrium position. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि initially the object was at its local minimum, मतलब potential energy of the object was at local minimum। मैं लोकल मिनिमम क्यों बोल रहा हूं? वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इस केस में, केस नंबर ए में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इनिशियली ऑब्जेक्ट था उसके लोकल मिनिमम पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज एट इट्स लोकल मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज एट इट्स लोकल मिनिमम। लोकल क्यों बोला? सिंपल रीजन, बहुत ही सिंपल रीजन है लोकल बोलने के पीछे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, यू कैन हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, यू कैन हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। अब इस केस में मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं तो ऑब्जेक्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में तो है, लेकिन लोकल मिनिमम में है। लोकल क्यों? क्योंकि ये इतने ही रीजन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये यहाँ पे ये पोजीशन जो है, इट हैज इवन लेस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो याद रखना ये वर्ड लोकल। लोकल क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके आगे भी हो सकता है, इसके आगे ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। So when you talk about stable equilibrium, you say that why the object comes back to its equilibrium position, because वो जो पोजीशन था वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन था, बट वो लोकल पोजीशन था। तो ऑब्जेक्ट वाज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स लोकल मिनिमम। मतलब इसका मतलब बहुत डीप है। एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू अचीव a position, a state of minimum potential energy. Example, और ये आपको पता ही है, आप सबको पता है, you all know, but you don't know how to tell this in terms of physics. मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रिलीज किया, what will happen? Fall down. Why? Gravitational force, yes, लेकिन अभी गिरने के बाद वो ग्राउंड पे रुक जाएगा क्या? अपने आप रुक गया? क्यों नीचे जा रहा है वो? नहीं। तो ग्रेविटी तो अभी भी एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो नीचे क्यों नहीं जाता? माय क्वेश्चन इज वैलिड, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज on the surface, and when it was on surface, normally at accident, yes,
करेक्ट, बट देयर इज वन मोर रीजन टू इट. द रीजन इज आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो आपने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, इट फॉल्स डाउन एंड इट स्टिक्स टू दैट प्लेस, फ्लोर होगा, ग्राउंड होगा, जो भी होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट का लोकल मिनिमम मिल गया है पोटेंशियल एनर्जी का. सो द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज व्हाई जब तक वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता तब तक वो मूव होता रहेगा. सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, so every object, every system in this universe tries to achieve minimum potential energy. So that is the basic idea here. Okay, so एक एक करके हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले यू नीड टू टेल कि आपके पास तीन अलग अलग स्टेट ऑफ रेस्ट है ऑब्जेक्ट के, तीनों में रेस्ट पे ही है ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इज डिफरेंट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो कंसिडर three objects at rest, which means they are in mechanical equilibrium. In all the three cases, potential energy of the object is different. Potential energy of the object is different. तीनों ही रेस्ट पे है, मतलब तीनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब वी कैन टॉक अबाउट नंबर 1. सबसे पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम. So how will you describe this? कैसे डिस्क्राइब करोगे? इजी है. What you will say? Consider case A, right? In this case, the object is in its most stable state and is in equilibrium. When the object is slightly displaced and released, the object moves towards equilibrium state. Such a equilibrium is called as stable equilibrium. In this case, the object was initially at its local minimum. The potential energy of the object was at its local minimum. So consider the rest state of object as shown in figure A. Okay, then in this case the object is at its most stable state, and is at rest at equilibrium position. अब आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया. सो इफ the object is slightly displaced and released, it moves towards its equilibrium position. Such an equilibrium
Such an equilibrium is known as stable equilibrium. Is known as stable equilibrium. And what else do you know? क्या बताया आपको? In case of stable equilibrium, the object initially is at its yes. So in stable equilibrium, potential energy of the object is at its local minimum. नंबर टू कौन सा था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो while explaining, आपको एग्जैक्टली सेम लाइंस पे चलना है. आपको वापस ऐसा ही बोलना है. Consider the rest state of object as shown in figure B. In this case, the object is at its most unstable state, okay, and is at rest at its equilibrium position. तो more or less यहां से यहां तक सेम ही रहेगा. तो I will not waste our time and we will directly take this here. Okay, so same है, more or less same है. So consider the state of rest of object as shown in figure B. In this case, the object is at its most unstable state and is at rest at its equilibrium position. If the object is displaced and released, it moves further away from its equilibrium position. It moves further away from its equilibrium position and never comes back. Such a equilibrium is called as unstable equilibrium. Such an equilibrium is called as unstable equilibrium. And in this case, जैसे यहाँ पे था, in unstable equilibrium, potential energy of the object is at its local maximum. क्योंकि जैसे local minimum था वैसे ही local maximum ही होगा. Okay, so in this case, you can say here in stable की जगह पे unstable. So in case of unstable, you will have to say in unstable equilibrium. थोड़ा सा orientation बिगड़ गया इसका. So being lazy is sometimes not good. Anyways, in unstable equilibrium, the object is at its local maximum. Good. अब आ गया आपका तीसरा केस, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको कहां पे रख रहे हो, कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, ना वो दूर जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से ना वो पास में आएगा. तो इट इज न्यूट्रल. तो लिखने के लिए सेम ही रखना पड़ेगा. कंसीडर द स्टेट ऑफ रेस्ट of the object. So you need to consider state of rest of an object as shown in figure C. In this case, the object is at its most stable state
No, is at a neutral state, is at a neutral state, and is at rest at equilibrium position. If the object is slightly displaced and released, क्या होगा? It stays there and release. It stays there and does not move towards or away from its initial, क्योंकि अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते from its equilibrium position, क्योंकि इसका हर एक पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले दो केसेस में वैसा नहीं था। पहले दो केसेस में आपके पास एग्जैक्टली एक ही पॉइंट था जो इक्विलिब्रियम है, दिस वन एंड दिस वन है। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में ऑल द पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम ओनली। तो इसको लिखते वक्त आप बोलोगे कि इट स्टेज एट इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यू विल से हियर does not move towards or away from its initial equilibrium state. Initial equilibrium state. This happens because potential energy is always the same throughout the plane at any point on the plane. तो कहीं पे भी रखो उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम रहने वाला है। So this happens because potential energy is same everywhere on the plane. तो which means यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी रखो, potential energy is the same, and that is why it will never move from that point. कहाँ पे भी उठा के रख दो। So it is all about equilibrium. बहुत simple सा idea था, extremely simple concept. Any doubts here? बहुत simple है and very interesting. 12th में काम में आएगा, क्योंकि अभी तो हमने introduce किया है, we have not seen any mathematics. तो 12th में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगेगा आपको इक्विलिब्रियम स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, तो हम वो 12th में देखेंगे, नॉट नाउ। नाउ वी विल गो अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास। फिर अगला सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। सी द आइडिया इज, जब भी आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ डिफाइन करते हो, तो नॉर्मली अभी हम तो फिलहाल मॉडिफाइड डेफिनेशन यूज कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली फॉर एग्जांपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट और इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बट इन रियलिटी ये स्टेटमेंट नहीं है। रियलिटी में है इफ एनी पार्टिकल, नॉट बॉडी, एनी particle. So if any particle is at rest or in a state of uniform motion, it will stay so. वो उसी state में रहेगा unless external unbalanced force acts on that particle. फिर आप बोलते हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the force acting on the body is nothing but rate of change of momentum of the body, and this change happens in the direction of force. But in reality that is not true again. आपको बोलना चाहिए if any unbalanced force acts on a particle, not body, particle, then the rate of change of momentum of the particle is equal to unbalanced force, and the change in the momentum takes place in the direction of motion of the particle. So the idea here is कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली पॉइंट मास या फिर पार्टिकल के लिए होते हैं। सो दे आर एप्लीकेबल टू दिस पॉइंट, नॉट टू एक्सटेंडेड बॉडी, नॉट टू अ बॉडी लाइक अ फुटबॉल। तो ऐसे बॉडीज के लिए वो होता ही नहीं है।
not to a body like in the form of shape, in the form of a block, in the shape of a block. ऐसे बॉडी के लिए भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है उस पर भी नहीं अप्लाई कर सकते आप। तो द आइडिया हियर इज कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल थे। हमने क्या किया, हमने किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर दिया, फुटबॉल के लिए भी, क्रिकेट बॉल के लिए भी, बॉक्स के लिए भी, कार के लिए भी, बाइसिकल के लिए भी, सबके लिए अप्लाई कर देते हैं हम लोग, राइट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। तो अब ऐसा करने की वजह से देयर आर टू क्वेश्चंस। नंबर वन, जब आप बोलते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। मैंने फोर्स लगा तो दिया इस पे, कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है कि यहाँ एक्ट हो रहा है कि यहाँ एक्ट हो रहा है कि सेंटर पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। क्यों? बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्शन लिख रहे हो तो वो फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट होना चाहिए, ना कि पूरी बॉडी पे। तो बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। इवन इन दिस केस कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है क्या, कॉर्नर के पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ओके यू आर सेइंग फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन। किसका एक्सेलरेशन, कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन, कॉर्नर के पॉइंट का कि दूसरे डायगोनल का कि यहाँ पे कि सेंटर पे कि कोई और पॉइंट, विच पॉइंट आर वी टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास। अब वो सेंटर और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस समझेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम पहले समझो, इसका सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे। तो प्रॉब्लम हियर इज Newton's laws of motion are strictly valid only for point masses or particles. But we apply Newton's laws of motion on extended objects like ball, box, sphere, जो भी है, right? Then there are two important questions. Number one, force is acting on which particle, which point? Number two, acceleration of which point are we considering? तो ये दो क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। फिर सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो समझो, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास डिफाइन नहीं करते हो तो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर ही नहीं सकते। यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अनलेस जिस बॉडी पे अप्लाई किया है वो पॉइंट, पूरा का पूरा मास एक पॉइंट में होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ फुटबॉल, यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स। तो नंबर वन, सो we know that Newton's laws of motion are strictly applicable to point masses or particles, but when Newton's laws are applied, Newton's laws of motion are applied on extended objects like a sphere, box, etc. Then what happens is, then you have two questions. Then two questions arises. Number one, and remember I could have easily skipped this. क्या जरूरत है बताने की, 12वीं में समझ में नहीं आता सेंटर ऑफ मास कहाँ से है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, और वो नहीं समझ में तो रोटेशनल डायनामिक्स पहला ही चैप्टर 12वीं का गया। बेसिक्स नहीं पता क्योंकि अभी तो मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। टुमारो वी विल डिराइव फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज फॉर सेंटर ऑफ मास। जब तक आइडिया ही नहीं पता है तो क्या डिराइव करोगे। इफ आई डोंट टेल यू व्हाट इज डेरिवेटिव, हाउ डू यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो यू नीड टू नो दिस, बहुत बेसिक आइडिया है। तो नंबर वन क्वेश्चन था कि ऑन विच पॉइंट
of the body the force is applied, on which point the force is acting, on which point of the body the force is acting. Number two, acceleration of which point of the body is being considered. Acceleration of which point of the body is being considered. Right? अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने से पहले लेट अस टेक अ थॉट एक्सपेरिमेंट. थॉट मतलब जो सिर्फ हमारे दिमाग में है. यू हैव टू इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो. अब मैं काम करता हूं, इस ऑब्जेक्ट में मैं बहुत सारे पॉइंट लेता हूं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं 2 पॉइंट लेता हूं फॉर सिंप्लिसिटी. एक यहाँ पे आ गया और एक थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं. लेट अस टेक ब्लू वन. जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, वेल बाय द वे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन से टाइप के मोशन के लिए वैलिड है? स्ट्रेट लाइन मोशन. अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन. मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने एक फोर्स लगा दिया तो बॉल आगे जाएगा, ट्रू. लेकिन बॉल के पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, कभी सोचा है? बॉल के पार्टिकल्स दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो बॉल के सारे पार्टिकल एक्सेप्ट फॉर वन, एक ही ऐसा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और वो है पार्टिकल एट द सेंटर. राइट? एक ही पार्टिकल, एक ही पॉइंट ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. बाकी कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी ले लो सेंटर छोड़ के, वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके आगे जाएंगे. और आपको सर्कल के वो स्पाइरल दिख रहा है क्योंकि वो आगे भी जा रहा है. सर्कुलर मोशन कब होता है? जब पार्टिकल अपनी जगह पे, एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहे. राइट? सो इफ यू हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन उसी जगह पे, तो यू सी अ सर्कल. बट इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड आल्सो गोइंग अहेड, यू ऑलवेज सी अ स्पाइरल. इसको स्पाइरल मोशन बोलते हैं. किया होगा ना स्पाइरल बाइंडिंग करते हो? स्पाइरल बाइंडिंग करके तो स्पाइरल शेप है वो. You need to know this is spiral shape. That is why you call it as spiral binding. Right? Idea here is very simple. To apply, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या समझा? क्या कि प्रॉब्लम ये है कि अरे पूरी बॉडी पे कौन से पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है और किसका एक्सेशन. राइट? क्यों ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास या पार्टिकल पे एप्लीकेबल था. हमने लगा दिया बॉल पे. तो अब आप बोलोगे बट वेट अ मिनट, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ अ बॉडी व्हिच विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ पॉइंट मास. एक ही पॉइंट है ना पूरी बॉडी में जो एग्जैक्टली पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा. क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो सिर्फ लीनियर मोशन पर कर सकता है ना. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कैन प्रोड्यूस ओनली लीनियर मोशन. याद है क्या? आप बोलोगे फिर वो टॉर्क कहां से है? अरे वो टॉर्क में एक साइड फिक्स था. रिमेंबर, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स किया था. यहाँ पे फिक्स है क्या? नहीं. तो द आइडिया हियर इज कि हमें पता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करवा सकता है. इट कैन सेट द ऑब्जेक्ट ओनली इनटू स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब लीनियर मोशन. राइट? बट पूरे बॉडी में एक ही ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन. तो इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वी कंसिडर अ पॉइंट एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated. अगर इसका 10 किलो का वेट होगा, मास होगा,
तो इस पॉइंट में पूरा का पूरा 10 किलो कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा हम अज्यूम करते हैं, राइट? सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated, right? क्यों किया? क्योंकि हमने so as to apply, क्या अप्लाई करना था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. And center of mass is the only point of the body which will behave exactly like point mass. It will follow Newton's laws of motion exactly. जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है. So center of mass of a body is nothing but a point of the body at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study the motion of the body according to Newton's laws of motion. Is this clear? Pakka? So in the next session, what we will do is we will reintroduce concept of center of mass quickly. हम center of mass का definition लिख लेंगे and then we'll straight away move towards deriving mathematical equations to find out center of mass. क्यों? Because of course अभी इस केस में, well by the way, ये जो केस मैंने लिया है ये एक स्फीयर है. स्फीयर का मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक मतलब सेंटर से देख रहे हो अगर तो हर एक डायरेक्शन में सेम मास है. जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो ऐसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे होता है. मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है. हर बार ऐसा नहीं होगा. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? तो सेंटर ऑफ मास coincides with geometric center only if the mass is distributed symmetrically, same in all directions. तो अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वी नीड mathematical formulas and those mathematical formulas we will be deriving in the next session. Okay, so that's it for today.